आमचीन शायर हैं, कांग्रेस के नौजवान चेहरे हैं। इमरान भाई, स्वागत करता हूं मैं आपका आज हिंदी खबर पर। जी बहुत धन्यवाद अतुल भाई। जी, क्या हाल चाल है, क्या मिजाज हैं? मैं ठीक हूँ, हमारा प्रदेश ठीक नहीं है, दुख इस बात का है। हाँ, ये वाकई दुख वाली वजह है। जिस तरीके से कानपुर में हमारे 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, प्रयागराज में 4 लोगों को एक ही परिवार के हलाक कर दिया गया, गाजियाबाद में पिता पुत्री की गलत रेत कर हत्या कर दी गई, शामली में होमगार्ड के जवान को गोली मार दी गई, लखनऊ में थाने में लॉकअप में एक युवक की खुदकुशी का मामला सामने आया, ऐसा कहा गया। ये वाकई बहुत चिंता की बात है और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले आज इस शो में मैंने बहुत सपने संजोए थे कि आज आपसे तरह तरह की बातें करूँगा, हंसी मजाक होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उन सब के पहले हमारे जो शहीद पुलिसकर्मी हैं, हम उनको श्रद्धांजलि दें, हम उनकी शहादत में 2 शब्द पहले कहें। बिल्कुल अतुल जी, जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उसमें एक तो बहुत मेरा व्यक्तिगत नुकसान इसलिए है क्योंकि एक जो उसमें सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार सिंह जी जो शहीद हुए हैं वो मेरे प्रतापगढ़ के हैं और उनका घर मेरे घर से महज 5 किलोमीटर दूर है, तो वो एक मेरा व्यक्तिगत नुकसान है। और वो उसी विश्वविद्यालय के पढ़े हुए हैं जिस विश्वविद्यालय का मैं पढ़ा हूँ, यानी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो ये एक व्यक्तिगत नुकसान है मेरा, मैं उनके परिवार को जानता हूँ, उनके परिवार को समझता हूँ। 2 बच्चे हैं उनके, तो 2 बच्चे एक तरह से उनके सर से बाप का साया छीन गया। और भी जो बाकी 7 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं वो बहुत बड़ा नुकसान है पूरे पुलिस विभाग का, पूरे उत्तर प्रदेश का। आज 3 जुलाई है और ये बहुत उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक ऐसा बदनुमा दाग लगा है ये कानून व्यवस्था के नाम पर कि इसे शायद सदियों तक नहीं धुला जा सकेगा। बाकी जो आज घटनाएं हुई हैं, इलाहाबाद में 4 एक परिवार की हत्या, फिर गाजियाबाद में हत्या, अमरोहा में हत्या, लखनऊ में लॉकअप में जान देने वाली बात, तो कुल मिलाकर के जो कानून व्यवस्था और रामराज की दुहाई दी जा रही है उसे पूरा देश देख रहा है कि उत्तर प्रदेश दरअसल कानून व्यवस्था के नाम पे सिर्फ और सिर्फ जंगल राज से गुजर रहा है और कुछ भी नहीं। मैं उन शहीदों को, जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो 5 घायल हैं उसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और वो स्वस्थ हो सकें तो उनके लिए मैं दुआ करता हूं और तमाम दर्शकों से भी अपील करता हूं कि उनके लिए दुआ करें। और आज की शाम मैंने अपने फेसबुक पेज से भी, सोशल प्लेटफॉर्म से भी अपील करी है कि इन 8 शहीदों के लिए आज की शाम अपने घर के बाहर एक मोमबत्ती जरूर जलाएं, दिया जरूर जलाएं, उनकी आत्मा की शांति के लिए और जो घायल हैं उनके स्वस्थ होने के लिए जी। और जो डीएसपी साहब, डिप्टी एसपी साहब जो शहीद हुए हैं वो हमारे गृहनगर के हैं, बांदा के हैं वो जी, देवेंद्र मिश्रा जी। बहुत और सरल स्वभाव के, बहुत हंसमुख थे देवेंद्र। हमारी कई बार उनसे मुलाकात हुई, जब भी हम बांदा जाते थे या वो आते थे तो कहते थे, सबने उनकी बड़ी प्रशंसा नहीं कहते थे, बड़ा नुकसान है ये। हाँ, देवेंद्र भाई कहते थे कि भाई बांदा आओ, तुम बैठेंगे, गाँव में चलेंगे, साथ में बैठेंगे। अतुल भाई, ये महज 8 जाने नहीं गई हैं, ये आज उत्तर प्रदेश की पुलिस के इकबाल पे बहुत बड़ी चोट लगी है, बहुत करारा प्रहार है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब समझना पड़ेगा कि अगर उसने यहाँ से अपने विभाग के इकबाल को बुलंद नहीं किया तो शायद इसी तरह से राजनीतिक पशुपेश में फंसा हुआ विभाग लगातार अपना इकबाल खोता रहेगा। मैं बहुत दुखी हूँ आज, सच में दिल बहुत दुखी है। अच्छा, ये बताइए, बार बार जब ऐसी वारदातें होती हैं तो देखो, सरकार मैन टू मैन मार्किंग तो नहीं कर सकती ना सर, हर एक व्यक्ति पे पुलिस नहीं दी जा सकती है। 23 करोड़ का प्रदेश है, आप चाहें हर किसी व्यक्ति को पुलिस मिले, ये संभव नहीं। लेकिन सरकार का जो इकबाल है, पुलिस का जो खौफ है, वो अपराधियों में मुझे लगता है अब लगातार कमतर होता जा रहा है। योगी जी या उनके आसपास के लोग, इमरान भाई, लगातार ये कहते रहे कि हमने संगठित अपराधों में जो है जो संलिप्त लोग थे उनको मार गिराया है, पकड़ो कम ठोको ज्यादा की नीति अपनाई है। लेकिन ये जो दुबे था, ये संगठित गैंग चला रहा था ना, ये कौन था? मैं तो उसको आतंकवादी कहता हूं। आप AK-47 से गोलियां चला रहे हैं, सवाल पूछ रहा हूं सोशल प्लेटफॉर्म पे कि अगर ये अपराध है, अगर AK-47 से फायर करना, घात लगा करके 8 पुलिसकर्मियों की जान ले लेना, 5 को घायल कर देना, राइफलें लूट ले जाना, AK-47 राइफल लूट ले जाना, पिस्टल लूट ले जाना, अगर ये अपराध है तो फिर इस देश में आतंकवाद की परिभाषा क्या है? पूरी दुनिया में ये आतंकवाद की परिभाषा के दायरे में आता है। और उत्तर प्रदेश में
प्रशासन, शासन, मीडिया ये कह रहा है कि नहीं ये अपराध है। नहीं, ये अपराध नहीं है, ये एक आतंकवादी घटना है और 8 जाने एक साथ गई हैं। तो सबसे पहले तो इसे अपराध नहीं बल्कि आतंकवाद कहना शुरू करे सरकार। और पुलिस प्रशासन को भी यह समझना पड़ेगा कि इकबाल बुलंद कैसे होगा। ये सबसे बड़ा सवाल आज के दिन में है कि सरकार से ज्यादा पुलिस विभाग ये सोचे कि इकबाल बुलंद कैसे होगा। जब ऑन ड्यूटी पुलिस विभाग के एक इंस्पेक्टर सुबोध कुमार को मारा गया और बाद में उस अपराधी को जमानत मिली और उसका जुलूस निकला, उसे फूल मालाएं पहनाई गई, नारे लगाए गए और पुलिस तमाशबीन रही, तो आप बताइए इकबाल बुलंद कैसे होगा। इकबाल निरीह लोगों पर एनएसए लगाने से बुलंद नहीं होगा। इकबाल जो है वो आंदोलन कर रहे लोगों के सीनों पे गोलियां मारने से बुलंद नहीं होगा। इकबाल जो है विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को 24 दिन के लिए फालतू के केस में जेल भेजने से बुलंद नहीं होगा। इकबाल बुलंद होगा जब आप निष्पक्ष होकर के अपराधियों पर कार्रवाई करेंगे। और सच में पिछली ये जो सरकार है, इस सरकार के दौरान आप बताइए एनसीआरबी ने आंकड़े जारी करना बंद कर दिए 2018 से। क्राइम रेट इतना बढ़ गया, पूरे देश में हम शीर्ष पर आ गए। वो उत्तर प्रदेश जो कभी। एक मिनट इमरान भाई, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि हमारा आप जब बात करें ना, तो हमारा आप जो तथ्य हैं वो तथ्य ठीक रखें। एनसीआरबी ने आंकड़े जारी करना बंद नहीं किए हैं। दरअसल क्या होता है कि एनसीआरबी जो आंकड़ा जारी करता है ना इमरान भाई, वो तकरीबन 18 महीने बाद जारी करता है, क्योंकि उसको उस जैसे अभी जो आंकड़े जारी हुए इमरान भाई वो 18-19 के जारी हुए हैं। अब आने वाले कुछ एक वक्त में वो 19-20 के जारी होंगे। आंकड़े बंद नहीं हुए हैं, अपराध हो रहे हैं, अपराध बकायदा दर्ज हो रहे हैं। तरह से जितनी बड़ी तादाद में घटनाएं बढ़ी हैं, हाँ, मुझे तो लगता है कि छमाही आंकड़े जारी करने की जरूरत आन पड़ी है। हाँ। 18 महीने में तो आंकड़ा इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा हो गया होगा, हाँ, कि मुझे लग रहा है कि उसे आप समझा भी नहीं पाएंगे देश को कि हाँ इतनी बड़ी मात्रा में अपराध, बलात्कार से लेकर के हत्या से लेकर डकैती से लेकर के घटनाएं इतनी ज्यादा बढ़ी हैं कि अब छमाही आंकड़े जारी होने की जरूरत आन पड़ी। इमरान भाई एक बात और कहना चाहता हूं इमरान भाई, बहुत 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 लाजमी है। जिस वक्त जो है ये पूरा मामला सामने आया, जैसे ही विकास दुबे की ये काली करतूत, मैं इसको आतंकवादी, दुर्दांत, बेरहम, जल्लाद, जालिम, जितने गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, मेरी मर्यादा है कि हम इस मंच में बैठे हैं, वरना जो चौक चौराहों में भाषा हम लोग अपने कॉलेज में भाषा इस्तेमाल करते हैं, वो भाषा दरिंदे के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जहां ये आदमी मिले, पुलिस को जहां आदमी मिले वही ठोक दे इसको, कुत्ते की मौत मारना चाहिए इसको। मैंने ट्वीट किया है, लिखा है मुझे, और कोई शर्म नहीं कहने में। जैसे ही ये इसकी वारदात सामने आई इमरान भाई, पीछे से अतीक अहमद के भाई अशरफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह भी खबर एट द सेम टाइम वो भेजी गई। इमरान भाई मेरी बात, ये ठोक दो, ये बदला ले लो। भाई मेरा सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए पहले, एक मिनट आप अपनी बात पूरी कर लें जी। तो जिस वक्त ये वारदात हुई उसके 2 घंटे के भीतर जैसे ही मीडिया ने इसको टेकअप किया, इसी बीच अशरफ की गिरफ्तारी की खबर भी जानबूझकर भेजी गई। क्या यह भी पूरा खेल है क्या? नहीं, इस खेल को आप मीडिया में हैं, आपसे बेहतर कौन समझता है कि कौन सी खबर कब ब्रेक की जाती है, कौन सी खबर को दबाने के लिए कौन सी खबर उठाई जाती है। आप मीडिया में हैं आदरणीय, आपको बताने की जरूरत नहीं है। काश देश की जनता भी इस खेल को समझ पाती, समझ लेती तो शायद अच्छा होता। क्योंकि और मैं एक बात जो कह रहा था, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की एक भाषा है, एक शैली है उनकी कि ठोक दो, बदला ले लो। ये भाषा लोकतंत्र की भाषा नहीं है, कहीं से भी ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। और आप बताइए, मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में खड़े होकर के माइक से ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने उत्तर प्रदेश छोड़ दिया, या तो वो जेलों में हैं या तो वो जमीन के नीचे हैं। आज उनसे कोई सवाल पूछे, उनकी आंख में आंख मिला करके कि आदरणीय, जिस विकास का दावा आप कर रहे थे, कहीं ये वही वाला विकास तो नहीं है जो 8 निरीह पुलिस वालों की जान लेकर के आपके सामने खड़ा हुआ है? ये स्थिति बहुत शर्मनाक है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को सीधे इस पर जवाब देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और तमाम पत्रकारों को उससे जुड़े हुए तमाम मुद्दों पे जानकारी साझा करना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, उनकी सरकारों की परंपरा नहीं। ना प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और धीरे धीरे राज्यों के मुख्यमंथियों ने भी वही परंपरा अपनानी शुरू कर। योगी जी ने आपसे कुछ देर पहले बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो दूसरी बात है कि सवाल उन्होंने ज्यादा नहीं, कानपुर आए वो घटना विशेष पे उन्होंने करी। सच्चाई है कि जिस तरह से अपराध बढ़ते जा रहे हैं, आप बताइए प्रयागराज जिसे हम इलाहाबाद कहते हैं, अगर पिछले 3-4 महीनों का आंकड़ा उठा करके देखें तो 3-3, 4-4
मतलब एक एक परिवार के 3-3 4-4 लोगों की कई घटनाएं हत्याओं की हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं, कहीं कोई बात नहीं। सब बस ये कह दिया जाता है कि रामराज है। मैंने तो कभी एक शेर कहा था कि कल जो हालत थी मेरे सूबे की, उससे बदतर तो आज है बाबा, क्या यही रामराज है बाबा? ये रामराज तो नहीं है जिसकी परिकल्पना कभी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने देखी थी। ये वो वाला रामराज तो नहीं है ना। इमरान प्रतापगढ़ी, मैं एक बात देख रहा हूं लगातार, आप अपना राजनीतिक जो है ना वो स्कोर यहां पर लगातार सेटल कर रहे हैं। आप यहां पर रामराज्य की बात करते हैं, आप यहां पे अजय कुमार लल्लू की गिरफ्तारी की बात करते हैं, आप येन केन प्रकारेण उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पैना राजनीतिक हमला कर रहे हैं। इस मुद्दे पर जबकि सियासत नहीं होनी चाहिए। अतुल जी, हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। हम आखिर बात किस पर करें? हम मुद्दों पर सवाल उठाएं तो ये कह दिया जाता है कि आप राजनीति कर रहे हैं। हाँ, मैं राजनीति कर रहा हूं, और ऐसी राजनीति विपक्ष के हर इंसान को करनी चाहिए। मुझे लगता है कि विपक्ष के हर नेता को मौजूदा सरकार से और तीखा सवाल पूछना चाहिए। अगर ये राजनीति है तो ऐसी राजनीति हर नेता को करनी चाहिए। क्यों नहीं पूछेंगे सवाल? सत्ता पे आपको प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने क्यों बैठाया है? इसीलिए कि आप उसकी सुरक्षा कर सकें, एक अच्छा कानून व्यवस्था का माहौल दे सके, देश की जनता, प्रदेश की जनता अमन चैन से रह सके। क्या रह पा रही है? नहीं रह पा रही है। आप थोक के भाव, छींकने पर, खांसने पर, मेडिकल स्टाफ से अभद्रता की अधूरी जानकारियों तक पे एनएसए लगाने की बातें उत्तर प्रदेश में पिछले 3-4 महीनों में हुई हैं। लेकिन आप मुझे बताइए कि 60 मुकदमा जिस इंसान के ऊपर रहा हो, वो पिछले 3 साल के इसी शासनकाल में घूम रहा है। किसका राजनीतिक संरक्षण है उसको? कौन उसे बचा रहा था? इस पर अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो कौन सवाल पूछेगा? विपक्षी पार्टियां सवाल नहीं पूछेंगी तो कौन सवाल पूछेगा? क्या आज मैं तो मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उसका जो भी मोबाइल नंबर है और उससे जुड़े 4 से 10 जो मोबाइल नंबर हैं, उनके सीडीआर जारी किए जाएं। ये खंगाला जाए कि पिछले 1-2 महीनों में किन किन नंबरों से उस पर बात हुई है, और कौन सा उत्तर प्रदेश की सरकार का कौन सा मजबूत मंत्री है जो लगातार उसे बचा रहा है? कोई जानकारी कौन सा सांसद है? कोई जानकारी कोई जानकारी तो नाम बताइए ना। आरोप क्यों लगाते हैं आप ऐसे? नहीं, मैं आरोप लगा रहा हूं, सरकार जवाब दे। अरे आप नाम लीजिए अगर आपको जानकारी है तो। मैं आज एक तस्वीर वायरल हो रही है, सूर्य प्रताप जी ने, जो रिटायर्ड आईपीएस है, उन्होंने एक तस्वीर जो है वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे पोस्ट करी है। प्रदेश के एक मजबूत मंत्री के साथ विकास दुबे की तस्वीर। अरे नाम लीजिए ना, ब्रजेश पाठक की बात कर रहे हैं आप। जी, मुझे लगता है उन्हें जवाब देना चाहिए। किसका राजनीतिक संरक्षण है? कौन है जो इतनी दुर्दांत घटना होने के 10 घंटे 12 घंटे बीत जाने के बाद अभी भी वो इंसान पुलिस की पकड़ से बाहर है? कौन बचा रहा है उसे? कोई तो बचा रहा है। सबसे पहले तो पुलिस विभाग को अपने उस मुखबिर के बारे में जानकारी जुटानी चाहिए जिसने ये बताया कि रेड पड़ने वाली है, दबिश पड़ने वाली है। आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी अपराधी, उत्तर प्रदेश के जितने बड़े बड़े माफिया होंगे, आप उनके बारे में भी अगर ये जानकारी जुटाएंगे तो यह पता चलेगा कि अगर कभी पुलिस ने दबिश दी होगी तो वो किनारे हो गए, हट गए, भाग गए, छुप गए। ये पहला अपराधी है। आप सोचिए कितना मनबड़ अपराधी है कि जेसीबी लगा के रास्ता ब्लॉक करता है और पहले से घात लगा के बैठा है कि मुझे मारना है। आप बताइए कि वर्दी पर, खाकी वर्दी पर सीधे गोली चलाने की हिम्मत उस अपराधी को कहां से मिली? इसकी जवाबदेही कौन है? सिर्फ पुलिस कर्मियों को मुआवजा दे देने से, सिर्फ आकर के सलामी दे देने से इस सवाल का जवाब नहीं मिल जाएगा। तो क्या चाहते हैं? मुख्यमंत्री क्या चाहते हैं? इस्तीफा चाहते हैं क्या? किसी का किसका इस्तीफा चाहते हैं? मेरी डिमांड है, मेरी मांग है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से भी मांग करता हूं कि उसका नंबर जारी किया जाए, सीडीआर जारी किया जाए, और जो तस्वीर वायरल हो रही है उसके पीछे जो सच है, वो सच जो है वो प्रदेश के सामने लाया। एक बात मैं पूछना चाहता हूं इमरान भाई, हम और आप मित्र हैं, हम और आप भाई हैं, हम और आप अभी एक जगह ठेले पे खड़े होकर चाट पकौड़ा खा के निकले, हमने फोटो खिंचाई, सोशल मीडिया पे डाल दिया, आप अपने घर चले गए, मैं अपने घर चला गया। अगर मैंने कल किसी का मर्डर कर दिया तो इसमें इमरान प्रतापगढ़ी दोषी कैसे हो गए? आदरणीय, आपने अच्छी बात कही कि हम आप मित्र हैं, हमारे आपके बीच में मित्रता हो सकती है। आप पत्रकार हैं, मैं शायर हूं, कलमकार हैं, हम दोनों का व्यवसाय लगभग एक जैसा है, हमारा हुनर एक जैसा है। लेकिन जिसका मैं नाम ले रहा हूं वो इस प्रदेश का बहुत ताकतवर मंत्री है, और विकास दुबे एक जिला पंचायत सदस्य, उनके ऊपर पहले से 60 मुकदमे हैं। दोनों एक ठेले पे कभी खड़े होकर चाट खा सकते हैं?
अगर खा रहे हैं तो फिर इसकी जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। लेकिन देखा गया कि विकास दुबे को जिसकी पार्टी की सरकार थी इमरान भाई, हर उस आदमी ने, हर उस दल के लोगों ने संरक्षण दिया। अब कांग्रेस की सरकार 30 साल से है ही नहीं, तो आप लोगों को क्लीन चिट मिल जाती है यहां पे। लेकिन उसकी पत्नी ऋचा दुबे, वो समाजवादी पार्टी की सदस्य थी, वो ग्राम पंचायत वो तस्वीर भी सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। मैं यहाँ समाजवादी पार्टी का बचाव नहीं कर रहा हूँ, हाँ। लेकिन मैंने समाजवादी पार्टी के कई प्रमुख नेताओं के ट्वीट ऐसे देखे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जिला पंचायत सदस्य का टिकट नहीं बांटते हैं। ये हाँ। तस्वीर गलत तरीके से वायरल की जा रही है। हाँ, तो मुझे लग रहा है कि ये सवाल आप समाजवादी पार्टी से पूछें तो ज्यादा बेहतर। नहीं, ये हो सकता है। मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकता। नहीं, मैं आपसे जवाब नहीं मांग रहा हूं, मैं आपसे एक मोटा सवाल पूछ रहा हूं इमरान भाई। मैं भाई बता रहा हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी हो, से जुड़े होने की खबरें खूब आई। नहीं, बसपा और भाजपा के 3 बड़े नेताओं के नाम सामने आए। प्रेमलता कटियार का नाम सामने आ रहा है। देखिए, बसपा मतलब भाजपा के उन्हीं नेताओं का नाम सामने आ रहा है जो बहुजन समाज पार्टी से भाजपा में आए हैं। हाँ, या यहां से वहां गए। सांसद का नाम आ रहा है जो बसपा से भाजपा में आए। हाँ, अगर हाँ। जिन मंत्री जी के साथ उनकी तस्वीर वायरल हो रही है वो भी बसपा से भाजपा में आए। हाँ, हाँ। तो वो रिश्ता यहां तक अगर आया है, और पिछले 3 साल से, हाँ। भाई आप बताइए कि मेरी आंखों में, मैं जिस मंडल का हूं, हाँ। मैंने कई ऐसी घटनाएं देखी हैं कि हाथ में छोटा सा कट्टा पकड़ा दिया गया, और एक घटना भी अगर उसने कहीं कही रही होगी तो उसको गोली मार करके इनकाउंटर में बता दिया गया कि मारा गया। एक दिन में 25,000 का इनाम, अगले दिन 30,000 इनाम, अगले दिन 50,000, चौथे दिन 1 लाख। आप मुझे बताइए कि 60 अपराध जिसके नाम दर्ज है उस पर सिर्फ 25,000 रुपए का इनाम क्यों? हाँ। ये बहुत बड़ा सवाल है। इमरान भाई, एक सवाल मेरा और है। इमरान भाई, बहुत ईमानदारी जवाब मैं चाहूंगा। अगर कोई मुसलमान इस देश में अपराध करे या इस प्रदेश में अपराध करे तो उसका ज्यादा महिमा मंडन किया जाता है, जानबूझकर उसको बड़ा किया जाता है क्या? और अगर ये ब्राह्मण समुदाय का कोई व्यक्ति अगर इतने बड़े अपराध में मुलव्विस है तो उसको लगातार संरक्षण दिया जाता है क्या? जो सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, सोशल मीडिया में कहा जा रहा है, क्या सही है? मैं ब्राह्मण समुदाय की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो सीओ साहब मारे गए वो खुद बेचारे ब्राह्मण हैं। हाँ। आज प्रयागराज में जो 4 हत्याएं हुई हैं वो भी ब्राह्मण। और इसके पहले विकास दुबे ने जितने लोगों को मारा उसमें 90% ब्राह्मण थे। लेकिन हाँ, ये एक सच्चाई है कि अगर इस नाम में विकास की जगह किसी और, हाँ, मैं बहुत विनम्रता से यह कह रहा हूं कि अगर किसी मुसलमान का नाम होता तो अब तक न जाने कितने आतंकवादी संगठनों से उसका नाम जोड़ दिया गया होता। सैफुल्ला नाम का एक इनकाउंटर उत्तर प्रदेश के 2017 के चुनाव के वक्त का आप सबकी आंखों में होगा, आज तक उसकी जांच में कुछ नहीं निकला। इसी देश की मीडिया ने इतना माहौल बनाया कि उसके पिता ने उसका शव लेने से इनकार कर दिया। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने देश की लोकसभा में खड़े होकर के इस पे बात करी, शाबाशी दी, लेकिन आज भी जांच में कुछ नहीं निकला। मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर ट्राली का हाइड्रोलिक भी किसी मुसलमान के घर से निकलता है तो उसे रॉकेट लॉन्चर बताया जाता है, लेकिन AK-47 से फायर करने के बाद जिसके खोखे तक बाद में पुलिस ने बरामद किए हैं, इस देश के किसी भी प्रमुख मीडिया चैनल ने उसे आतंकवादी कहने की हिम्मत नहीं। हमने कहा है। आप इमरान भाई हमारा चैनल देखिए, मैं आपके इंटरव्यू के ठीक पहले मैंने उसमें लिखा है कि अपराध नहीं, ये आतंक है। और मैंने कहा है, मैंने लिखा है बकायदा। आप जैसा साहस इस देश के हर मीडिया चैनल को दिखाना पड़ेगा। अगर इस देश में लोकतंत्र बचाना है, इस देश में कानून व्यवस्था बचानी है, तो सबको ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी। जी, लेकिन मैं एक बात देखता हूं, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आपके शायरी में बात करेंगे, थोड़ा राजनीति में बात करेंगे, क्योंकि कई हजार लोग, 7-7,500 लोग इस वक्त फेसबुक में आपको एक साथ लाइव देख रहे हैं इमरान भाई। बहुत सारे कमेंट्स आपके लगातार आ रहे हैं। देश के बाहर भी आप उतने ही ज्यादा मशहूर हैं जितने मकबूल आप हिंदुस्तान में हैं। कांग्रेस पार्टी में अपना भविष्य आप क्या देखते हैं? एक राजनेता के तौर पे आप अपने आप को कहां देखते हैं और किस वक्त में? दरअसल अतुल भाई, कांग्रेस पार्टी, मैं अक्सर चुनावों में भी ये बात कहता रहा हूं कि कोई दल हमारे पास आता है तो कहता है कि हम हिंदुओं के हितों की बात करेंगे तो हमें इसलिए वोट दीजिए। कोई कहता है मुसलमानों के हितों की बात करेंगे, हमें इसलिए वोट दीजिए। मुझे कांग्रेस इसलिए पसंद है कि कांग्रेस देश की बात करती है। कमियां, थोड़ी मोड़ी राजनैतिक अस्पष्टता, वो सब अपनी जगह, लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश को कांग्रेस के अलावा एक साथ समेट के ले चलने की ताकत, सलाहियत किसी पार्टी में नहीं है, किसी राजनीतिक दल में नहीं है। और मैं कांग्रेस पार्टी से इसीलिए जुड़ा हूं। मेरा भविष्य वही है जो इस देश का भविष्य। जी, आप कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा पसंद किसको करते हैं? सबसे ज्यादा किस नेता को आप फॉलो करते हैं? कि आपको लगता है कि बात है, मैं राहुल जी से मिलने के बाद मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी। प्रियंका जी की जो कार्यशैली है वो मुझे पसंद है।
और यही दो मेरे नेता हैं जी। लेकिन एक बार आपने कुछ हमारी राष्ट्रीय लेकिन एक बार आपने एक मुशायरे में कहा था कि जब जब डोर पतंग से कटने लगती है तब तब सीढ़ी बटने लगती है, पप्पू पास ना हो जाए इस डर से साहेब की जीएसटी घटने लगती है। आप राहुल गांधी को पप्पू कहते थे। ये मैंने तब कहा था जब तब मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं था। ये मेरी 4 पंक्तियां थी कि राहुल जी के मुद्दे उठाने के बाद, गब्बर सिंह टैक्स बताने के बाद नरेंद्र मोदी जी को मजबूर होकर के जीएसटी को सरल करना पड़ा था। तो ये एक मेरा व्यंग था कि पप्पू पास न हो जाए बस इस डर से साहेब की जीएसटी घटने लगती है। एक राजनीतिक व्यंग है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, राहुल जी ने इस बात को लोकसभा में भी कहा कि आप मुझे चाहे जो समझें, आप चाहे जो मुझे कहें, आप मेरे बारे में सोशल मीडिया पे चाहे जो प्रोपेगेंडा चलवाएं, मुझे पप्पू साबित करने की कोशिश करें, लेकिन देश एक दिन मानेगा। कोरोना को लेकर के आज से कई महीने पहले राहुल जी ने जो जो बातें कही, आप मुझे बताइए आज वो सच साबित हो रही है या नहीं। जिस क्राइसिस की बात करी, इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करी, वो साबित हो रही है या नहीं। आज आप बताइए कि राहुल जी सही हैं उन सारे मुद्दों पर या इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री सही हैं। तो इस देश को तो समझना पड़ेगा कि कौन विजन लेकर के चल रहा है, कौन आगे की बात कर रहा है। मुझे राहुल जी इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे उनका विजन पसंद है। जी, चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई साहब हमारे 1 इंच भूमि चीन के पास नहीं है, जबकि अभी डोनाल्ड ट्रंप के एक जो प्रेस सचिव हैं उनका कल ट्वीट आया है, बकायदा उनका मीडिया रिपोर्ट में जिक्र है, जिसमें उन्होंने चीन के ऊपर आरोप लगाया है और कहा है कि भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग चाइना की सरकार ने हथिया लिया है और चाइना अपना जो साम्राज्यवादी रवैया है वो लगातार आगे लेके चल रहा है। भारत की बहुत बड़ा हिस्सा उसने हथिया लिया है। अब डोनाल्ड ट्रंप का बयान सही है या मोदी जी का बयान सही है या जमीन में हकीकत क्या है सर, ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कांग्रेस की प्रतिक्रिया चाहूंगा इसमें आपके जरिए। देखिए, एक सीधी सी बात है कि पिछले 2 महीने से चीन को लेकर के मौजूदा सरकार ने देश से लगातार झूठ बोला। चीन को ही नहीं लेकर के बाकी जो हमारी सरहदें हैं, नेपाल की सरहद हो, पाकिस्तान की सरहद हो, इन सारे मुद्दों पर देश को या तो अल्प जानकारी दी गई है या झूठ बोला गया या अनुकूल सच बोला गया। अनुकूल प्रधानमंत्री जो हमारे लिए मुफीद हो। नहीं, मेरी बात समझिए। आप ये कह करके इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते कि जो हमारे लिए मुफीद हो। क्या ये हमारे लिए मुफीद है कि प्रधानमंत्री जी कहें कि न कोई आया, न कोई घुसा, न हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा किया, और बाद में उसको चीन के लोग और चीन का मीडिया उसको इस्तेमाल करे? पहले तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये आरोप लगाती रही कि विपक्ष के नेताओं के बयानों को पाकिस्तान जो है भुनाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के बयान को चीनी मीडिया ने भुनाया। प्रधानमंत्री जी ने देश से झूठ क्यों बोला? बाद में पीएमओ को उसे करेक्ट करना पड़ा। अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो मेरा इस देश की सरकार से यह सवाल है कि वो किस भूमि पर शहीद हुए? हमारी भूमि पर शहीद हुए या फिर चाइना की भूमि पर शहीद हुए? जाहिर सी बात है हमारी भूमि पर शहीद हुए। अगर हमारी भूमि पर शहीद हुए तो इसका मतलब चीन हमारी सरहद में घुसा है, और अगर घुसा है तो आपने देश से झूठ क्यों बोला? अच्छा, आज आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन पूर्व में जब भाजपा इस पर राजनीति करती थी, सवाल पूछती थी, आंदोलन करती थी, तब बहुत अच्छा था। आपको बॉम्बे अटैक के दौरान याद होगा कि एक तरफ इनकाउंटर चल रहा था, एक तरफ गोलीबारी चल रही थी, और गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े होकर के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पैसा बांटने की बात कर रहे थे कि हम अपनी तरफ से शहीदों को पैसा देंगे, जिसमें हेमंत करकरे साहब की वाइफ ने उनका पैसा लेने से मना तक कर दिया था। वो राजनीति नहीं थी। आज हम सवाल करें तो राजनीति है। हम अगर ये सवाल करें कि गलवान घाटी आपने क्यों सौंप दी, तो आप कहते हैं कि ये राजनीति है। अगर ये राजनीति है तो हम ये राजनीति करेंगे। नहीं सर, दिक्कत क्या है, आप दरअसल भाजपा विरोधी हैं, आप दरअसल हिंदू विरोधी हैं। आपको समझ नहीं आता कि जो भगवा ताकतें हैं, जो भगवा को मानने वाले लोग हैं, वो देश की सत्ता में, प्रदेश की सत्ता में काबिज हैं। आपके पेट में दर्द इसलिए होता है, ये आरोप है आपके ऊपर। नरेंद्र मोदी जी का मतलब देश नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है, सत्ता में है, उससे सवाल करना विपक्ष की जिम्मेदारी है। अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास रखती है तो विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करना बंद करे। प्रियंका जी सक्रिय होती हैं, आप नोटिस दे देते हैं बंगला खाली करने के लिए। प्रियंका जी बसें भेजने का ऑफर देती हैं, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को उठा करके जेल में डाल देते हैं। हमारा प्रदेश अध्यक्ष छूट के आता है, आप माइनॉरिटी सेल के चेयरमैन को जेल में उठा के डाल देते हैं बिना किसी कारण के। आपने
विपक्ष को बिल्कुल कुचलने की नहीं कारण है। एनआरसी और सीएए के खिलाफ जो हिंसक प्रदर्शन हुए उसमें आपका माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष मुलव्विस था, एफआईआर है, इसलिए उसको उठा दीजिए। कह रहा हूं कि ये एफआईआर झूठा है। हाँ। ये एफआईआर वो आप तय नहीं करेंगे ना, अदालत तय करेगी इमरान भाई। अदालत तय करेगी, अदालत तक बात आएगी, लेकिन उससे पहले हमें जब ये पता है कि ये आरोप झूठा है। अरे आपको कैसे पता भाई, आप जज से बड़े। हम बता रहे हैं ना, हम बता रहे हैं जिस दिन की घटना बता करके उसके खिलाफ एफआईआर की गई है, हाँ। उस दिन हमारा माइनॉरिटी सेल का चेयरमैन प्रदेश अध्यक्ष के साथ जो है वो डिटेन था। हाँ। आप कैसे कह सकते हैं कि ये आरोप सही है? आरोप अदालत आरोप की दूसरे पे साफ हो जाएगा, इसमें इतना हंगामा क्यों करना है? नहीं हम तब तक आप अच्छा किसी को आज आपको पुलिस आए और उठा करके जेल में डाल दे, हाँ। तो आप अपनी सफाई नहीं देंगे? आप बताएंगे नहीं, हंगामा नहीं करेंगे ना, सड़कों पे हंगामा नहीं करेंगे। कौन सा हंगामा कर रहे हैं? लोकतंत्र में हंगामा करने की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र में विरोध जताने की परिभाषा क्या है? हाँ। आपने कभी स्मृति ईरानी जी के चूड़ियां भेजने को हंगामा माना? हाँ। उनके सर पे सिलेंडर लेके घूमने को हंगामा माना? अगर आज हम पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतों पर विरोध प्रदर्शन करें, लोकतंत्र में और कोई नए विकल्प हो तो बता दीजिए जिससे हम विरोध जता सके। आज जो है डीजल जो है तो डॉलर और डीजल दोनों प्रधानमंत्री की उम्र से आगे निकल गए। आप बताइए, एक वक्त था जब स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी पार्लियामेंट में खड़ी होकर कहती थी कि डॉलर बढ़ता है, रुपए की कीमत घटती है तो प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है। आज क्या प्रधानमंत्री की गरिमा जो है वो अंबुजा सीमेंट से बनी है कि वो गिर नहीं रही है? आप प्रचार मत करिए सीमेंट का फ्री में। नहीं, हाँ, पर थोड़ा बहुत तो प्रचार करना ही पड़ेगा। क्या क्या आप बताइए, आप प्रियंका जी को नोटिस दे देते हैं कि ठीक है आप बंगला खाली कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। प्रियंका जी ने आपका नोटिस सहर्ष स्वीकार किया और जो आपने तिथि दी है उससे पहले प्रियंका जी बंगला खाली कर देंगी। लेकिन मेरा सवाल है कि अडवाणी जी को बंगला आपने किस बुनियाद पे दे रखा है? आपने मुरली मनोहर जोशी जी को बंगला किस बुनियाद पे दे रखा है? आपने संबित पात्रा जी को बीपी हाउस में पिछले कई वर्षों से किस बुनियाद पे अलॉटमेंट कर रखा है? जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो आप बीजेपी में अगर आप जिस बुनियाद मिल जाएगा, नहीं वो जनता चाहेगी तो मिल जाएगा। मुझे बंगले की ख्वाहिश नहीं है। हाँ। बंगले में जो लोग रह रहे हैं, हाँ। मैं उनसे सवाल पूछता रहूंगा चाहे मुझे बंगला मिले या ना मिले। इमरान भाई, एक सोशल मीडिया पे एक पंडित जी हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, यहाँ पे 7, 7,500, 8,000 लोग लाइव इनको देख रहे हैं, देश के बाहर देश के भीतर, ये लगातार देश के विरोध में जो है ये बातें करते हैं, ये हिंदू मुसलमान फैलाते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुरादाबाद में चुनाव लड़े, 60,000 वोट ना मिले, बोले इनके मुशायरे में ज्यादा लोग आ जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। चुनाव हारना अगर किसी चीज का पैमाना है तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भी चुनाव हारे थे, चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी जी भी हारे थे, तो ये पैमाना नहीं हो सकता। पहली बात, चुनाव हारने के बाद इस देश में मेरा पहला चुनाव था, मैं सियासी इंसान नहीं था, मुझे समझ नहीं थी उतनी ज्यादा राजनीति की, अब सीख रहा हूं, अगला चुनाव जीत के दिखा दूंगा। पहली बात। दूसरा सवाल ये कि आप देश विरोधी हैं, ये इस दौर का सबसे बड़ा मजाक है किसी के भी साथ। ये बताएंगे कि मैं देश विरोधी हूं। आज 3 जुलाई है, आज 1948 में शहीद हुए ब्रिगेडियर उस्मान की पुण्यतिथि है, जो मऊ में पैदा हुए थे, जो कश्मीर बचाते हुए इस देश के पहले शहीद हैं जिन्हें महावीर चक्र मिला। आपकी नजर में सब देशद्रोही हैं। मैं इस देश के जवान शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं, पुलिसकर्मी शहीद हुए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा हूं। आखिर पैमाना क्या है? आखिर पैमाना क्या है? तूने नफरत का जो बाजार सजाया हुआ है, तू जो कहता है मुसलमान पराया हुआ है, आजा दिल चीर के दिखलाऊं वतन का नक्शा, मेरा भारत मेरी सांसों में समाया हुआ है। बहुत बढ़िया। ऐसे सरफिरे आके कहेंगे कि ये देश विरोधी हैं, तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आपके जो शब्द हैं इमरान भाई, वो आपके एक्शंस में तब्दील नहीं होते हैं। अगर आप भारत के हैं, जैसा आपने कहा कि सीना चीर के दिखाएंगे तुम भारत मेरा है, आपने ऐसा कहा, मैं मानता हूं कि इस देश में 99.999% मुसलमान जो हैं वो हमारे भाई हैं, हिंदुस्तानी हैं, और बाकी भटके हुए लोग तो इधर भी हैं, भटके हुए लोग उधर भी हैं। देश, अब विकास दुबे की बात हम कर रहे हैं, विकास दुबे भी तो आतंकवादी निकला ना, इतने लोगों को मार रहा है। तो मेरा मानना है कि हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। ये बात जो अंधभक्ति का चश्मा लगाए हुए हैं लोग हैं उन्हें समझनी पड़ेगी। नहीं, लेकिन आपके जो एक्शंस हैं इमरान भाई, वो पूरे सोशल मीडिया पे ये बात कह रही है कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। आज तैर रही है ये बात इमरान भाई, सारी बातें ठीक है, कोई मजहब नहीं होता, और जब गोली निकलती है तो वो किसी का मजहब नहीं देखती। कश्मीर में जो
जो मिलिटेंट्स हैं जब वो गोली मारते हैं तो आम आदमी भी मरता है, उन आम आदमियों में मुसलमान भी होता है। नहीं, लेकिन जब आप एनपीआर का विरोध करते हैं तो माना जाता है कि गोली ने उसको नहीं पहचाना था कि वो हिंदू है या मुसलमान है। नहीं तो फिर आप सीएए का विरोध क्यों करते हैं? उसने ये नहीं देखा कि कौन शहीद हो रहा है। तो आप धर्म देख करके, गोली देख करके ना तो मजहब तय कर सकते हैं, ना आतंक को नाम दे सकते हैं। इसलिए ये मानसिकता बदलिए, गंदी सोच है। नहीं, आपकी बात समझ में आ गई। मैं कहना चाहता हूं फिर आप एनआरसी का विरोध क्यों करते हैं, सीएए का विरोध क्यों करते हैं, एनपीआर का विरोध क्यों करते हैं? वो भी तो हिंदुस्तानियों के हित में लाया गया कानून है ना सर। नहीं, ये मैं कह रहा हूं अतुल जी कि आप तय करेंगे कि वो हिंदुस्तानी, मैं हिंदुस्तानी नहीं हूं। मैं हिंदुस्तानी हूं या नहीं? नहीं, आप मेरे भाई है भाई, और हमेशा रहेंगे। मैं आपका भाई बाद में हूं। मुझे आप हिंदुस्तानी पहले है, मेरे भाई है। कोई कुछ भी कहता रहे, मुझे भरोसा नहीं है मेरे भाई रहेंगे। हूं या नहीं? बिल्कुल है। मैं खालिस हिंदुस्तानी या नहीं? हाँ, खालिस हिंदुस्तानी। मैं हिंदुस्तानी हूं तो मैं ये कह रहा हूं कि एनआरसी कानून मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि वो मुझे संकट में डालता है, वो मुझे संशय में डालता है, वो मुझे सस्पेंस में डालता है। कागज दिखाने की बातें करने वाले लोग आज पीएम केयर्स में जो चंदा आया है उसका कागज क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप भाजपा से सवाल कुतर कर रहे हैं, आप कुतर कर रहे हैं। कुतर, ये कुतर जब आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने स्कूल में जाएंगे तो कागज दिखाते हैं ना। आप बार बार पिछले इंटरव्यू में भी अतुल भाई आपने कहा था कि एनआरसी का आंदोलन क्यों किया। भाई आप कल को ये कहेंगे कि ठीक है देशवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन क्यों किया? सारे आंदोलन खराब है। जेपी ने इंदिरा के खिलाफ आंदोलन क्यों किया? अन्ना ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आज की बात हो रही है सर, जो घुसपैठिया घुसपैठिया उनको बाहर निकालने की बात हो रही है। भाजपा से आज के बारे में सवाल करो तो वो नेहरू जी पे ले जाते हैं, और हम आपसे जब पुराने उदाहरण देने लगे तो आप कहते हैं आज की बात हो रही है। हमारे लिए भी वही मानक तय करिए ना जो आप अपने लिए तय करते हैं या जो भाजपा अपने लिए तय करती है। मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा समुदाय हिंदुस्तानी है। आपने ये कह दिया कि हम सीए कानून ला रहे हैं, मुझे सीए कानून से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने उसके पीछे जो मंशा छुपाई है उससे दिक्कत है। आपने इससे पहले तमाम मुसलमानों को नागरिकता दी है, पाकिस्तानी मुसलमानों को दी है। आपने सलमा आगा को नागरिकता दी है, आपने अदनान सामी को नागरिकता दी है, लेकिन आप अपने वोटरों को खुश करने के लिए, उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए देश की जनता को एक क्लॉज अलग से जोड़ के कह देते हैं कि नहीं खाली मुसलमानों को छोड़ के नागरिकता दी जाएगी। मेरे भाई ये कहने की क्या जरूरत थी? आप बिना कहे भी तो ये काम कर सकते थे। सीए का कानून इस देश में पहले से मौजूद है, नागरिकता दी जाती रही है नहीं? आप मुझे बताइए। कई हजार लोगों को पिछले 2-3 सालों में नागरिकता दी है, इसी भाजपा सरकार ने दी है। हाँ, ठीक है। लेकिन भाजपा सरकार की जो मंशा रहती है हम उसे समझ के उसके खिलाफ बोल देते हैं, तो फिर यह सवाल उठने लगता है आप भारत के खिलाफ हैं। नहीं, मैं भारत के खिलाफ नहीं हूं। मैं तो भारत के लिए नमाजों, जब मैं 5 वक्त नमाज में सजदा करता हूं तो इसी भारत की मिट्टी को सजदा करता हूं, उसी पे अपना सर झुकाता हूं। कुछ सुनाइए जरा फटाफट, बहुत हो गया भाई। कम लोग कमेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं इतना ज्ञान ले रहे हो अतुल जी, आप कुछ सुनवा ही नहीं रहे इनसे। मैंने सुनाने को तो बहुत कुछ सुना दिया। आज सच में, आज चूंकि इतना कुछ आज माहौल पूरे प्रदेश का लहू लुहान सा है कि कुछ सुनाने का बहुत मन नहीं था। बस आज आपसे ज्वलंत मुद्दों पे बात करनी थी और आपको बधाई देनी थी कि इन दिनों आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं ये तेवर बचा के रखिएगा। सर जब तक जिंदा है जिंदा नजर आएंगे, मर गए तो बात खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं मरेंगे। आप अमर रहेंगे, आपकी पत्रकारिता अमर रहेगी। नहीं, बहुत सरकारों से धन्यवाद करूंगा। देखिए, कलम का मतलब है सत्ता का अस्थायी विपक्ष। हमारी भी जिम्मेदारी और आपकी भी। मेरे तेवर यही तब भी थे जब इससे पहले दूसरी सरकारें हुआ करती थी, और कल को हो सकता है कि अगर मेरी पार्टी की सरकार रहे और मुझे लगे कि नहीं ये मुद्दे आम जनता के सरोकारों से जुड़े नहीं हैं, उसके खिलाफ हैं, तो वो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा जो अपनी सरकार से भी सवाल। हमारे विश्वास बन जाएंगे मतलब आप? नहीं, कलम की कुछ जिम्मेदारियां नहीं। कुमार भाई हमारे बड़े हैं, कुमार भाई की अपनी एक अलग तरह की राजनीति है, मेरी अपनी एक अलग तरह की राजनीति है। हबीब जालिब की कुछ लाइनें सुनाइए ना भाई साहब, आपके जो प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जिनसे आप मुतासिर होते रहे हैं हमेशा से, कुछ सुना दीजिए ना। मैं एक नज्म आपको सुना देता हूँ जो मेरी नज्म है और बहुत सुनी गई और जो मेरे मिजाज की नज्म है। कि सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे, शायर की जिम्मेदारी है, शायर की जिम्मेदारी है। मैं आग से लड़ने निकला हूँ, अंगारों से क्या डरना, क्या डरना। मैं शायर हूँ, एक शायर को
सरकारों से क्या डरना, क्या डरना। आज सच में आज हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, और मैंने कहा ना मेरा व्यक्तिगत नुकसान है कि मेरे जिले का एक लाल शहीद हुआ है, तो सुनाने का मन नहीं है जी। फिर मेरे सर पे कड़ी धूप की बौछार गिरी, मैं जहां जाके रुका था वहीं दीवार गिरी। लोग किश्तों में मुझे कत्ल करेंगे शायद, सबसे पहले मेरी आवाज पे तलवार गिरी। ये शेर आपके लिए है कि आपकी भी आवाज को दबाने की साजिश चल रही है। हर उस आवाज को दबाने की साजिश है जो भी सवाल पूछे। ये सरकार सवालों से इतना डरती क्यों है? सरकार के जो कारिंदे हैं वो सवालों से इतना क्यों डरते हैं? एक स्वस्थ लोकतंत्र की ये परंपरा नहीं है। मैं तो इस सरकार से ये भी कह रहा हूं, देखिए मुद्दे एक नहीं है, आज चूंकि हम एक विशेष मुद्दे पर सिमट कर रह गए, लेकिन सच बात यह है कि आप बताइए पिछले 23 दिन में 22 बार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़े। कोई सवाल नहीं है इस देश में, कोई सवाल नहीं पूछ रहा है इस मुद्दे पर। आप मुझे बताइए कि वो आम आदमी बेचारा कैसे सरवाइव करेगा? 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था प्रधानमंत्री जी ने। आप मुझे एक फायदा उस 20 लाख करोड़ के पैकेज का एक फायदा समझा दीजिए। हमारे आपके हिस्से में, गरीबों के हिस्से में क्या आया है? 5 किलो गेहूं और 1 किलो चना। आज लद्दाख जाकर के, लेह जाकर के प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन आप बताइए एक बार भी उन्होंने चीन का नाम लिया? कुछ ऐसे सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए, और वो सब पूछे, विपक्ष पूछे, इस देश की जो संस्थाएं हैं वो पूछे। वो नहीं पूछेंगी तो मतलब वो हमारा मैप बिगाड़ रहे हैं और हम सिर्फ ऐप बिगाड़ के काम चला ले रहे हैं। चौकीदार को सच बोलना पड़ेगा। हम चौकीदार से सोच रहे थे कि वो इतिहास बदलेगा, लेकिन उसने हमारा ही भूगोल बदल के रख दिया जी। कुछ लाइनें लिखी आपने कुछ लाइनें लिखी आपने कहा, राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है, मौत कल आती है आ जाए डरता कौन है, तेरी लश्कर के मुकाबिल में अकेला हूं मैं मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। आप मरना, शेर आपने अपने ट्विटर पे शायद पोस्ट किया था। हाँ, मैंने आपके प्रोमो प्लेट के साथ इसको लगाया था। नहीं, उसके लिए धन्यवाद। आप मुझे बिल्कुल क्रांतिकारी अंदाज में देखते हैं, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद अदा करूंगा। लेकिन आज हम वार्ता ही करें। आज शायरी सच में मेरा भी बहुत मन नहीं है सुनाने का, क्योंकि दिल बहुत दुखी है। इसलिए मैं तो सरकार से बस ये अपील कर रहा हूं कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहिब पुराने दिन ही लौटा दो। जहां मोहब्बत थी, जहां भाईचारा था, जहां पुलिस के पास भी इकबाल था, और जहां आदमी 2 वक्त की रोटी सुकून से खा लेता। सर, इतना भ्रष्टाचार होता था उन पुराने दिनों में, क्या दंगे नहीं हुए यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार में? क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ सर यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार में? क्या आतंकवादी गतिविधियां नहीं हुई सर? क्या भारत में हमले नहीं हुए सर यूपीए 1 यूपीए 2 सरकार में? सर, आप पुराने दिन की बात करते हैं, कौन से अच्छे दिन की बात करते हैं सर? पूरा देश बेच के खाने लग गए, अहंकार चरम पे चला गया, आप पुराने दिन की बात करते हो सर? नहीं, हम कह रहे हैं हुआ, हम इससे इनकार नहीं कर रहे हैं। जब बहुत बड़ा परिवार है तो उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा होगा। हाँ। लेकिन उन घटनाओं को देश की मीडिया ने कितना बड़ा बता करके देश को सुनाया, ये भी आपको याद होगा। हाँ। कैग की जिस रिपोर्ट को आधार बना करके इस देश ने पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, बाद में वही कैग की रिपोर्ट अदालत में कहीं ठहरी, रत्ती भर भी नहीं ठहरी। तो मतलब वही बात है ना कि हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। इस देश की मीडिया इंतजार करती रहती है कि मोदी जी रत्ती भर एक काम कर दें तो उसका इतना महिमा मंडन। और पिछली सरकारों में आप बताइए, मैंने कभी मनमोहन सिंह जी के लिए एक शेर कहा था कि उनकी खामोशियों का भी मेयार था, अमन का शांति का तरफदार था, उनकी खामोशियों का भी मेयार था, तुमसे ज्यादा असरदार सरदार था। वो चुप रहते थे, लेकिन उस चुप्पी के बाद किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। वो जब बोलते थे तो लगता था कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बोल रहा है, इकोनॉमी कहीं जा रही है। हमारी इकोनॉमी कहाँ थी, आज कहाँ है? आज आदरणीय ने थोड़ी सी बात कर दी, लद्दाख लेह चले गए तो पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लेकिन आपको याद होगा कि नेहरू जी ने किस तरह से जा करके घायल सैनिकों से उनके बंकरों में जाकर के मुलाकात की थी, एकदम सरहद पर। इंदिरा जी ने एकदम सरहद पर जाकर के हौसला बढ़ाया था हमारे सैनिकों का। ऐसा मेरा मानना है कि राजनेताओं की अतुलनीय है, ये तुलना नहीं हो सकती एक दूसरे की। भाई, उस वक्त जो जरूरी लगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वो किया, अटल जी ने वो किया, उस वक्त नेहरू जी ने वो किया, मोदी जी आज ये कर रहे हैं। हम इसमें तुलना नहीं कर सकते, मुझे लगता है तुलना मैं कह रहा हूं, तुलना हम नहीं कर रहे हैं। हाँ। आप मुझे बताइए, इस देश का जब प्रमुख पार्टी का, सबसे बड़ी पार्टी का, सत्ताधारी पार्टी का सबसे प्रमुख
जो स्पोक पर्सन है, वो जब हर बात पे नेहरू जी को कोसता है, तो आप मुझे बताएं कि हम बोले ना, मैं अवध क्षेत्र से हूं, आप भी मेरा ख्याल है आप बुंदेली हैं जी। मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, प्रतापगढ़ अवध क्षेत्र है। मेरे एक हमारे यहाँ के बड़े कवि थे अवधी के, आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी, जी जी, तो वो अवधी में कविताएं लिखते थे। उन्होंने अवधी में एक 4 मिसरे लिखे, 4 पंक्तियां लिखी कि कुछ न बोली पोल खोली दो ली जाई का करी, इनके जफड़ी मां कसत इज्जत बचाई का करी, और बूंद भय जाने ना अपनी जात के औकात जे, वो समंदर के लहर के गीत गाई का करी। और आखिरी शेर सबसे प्रासंगिक के पूत मतलब बेटा, के पूत जो पूछे बमक के, मतलब नाराज होकर के जब बेटा पूछे, पूत जो पूछे बमक के बाप से तू का कहा, मतलब नई नस्ल का लड़का जब बाप से ये कहे कि तुमने हमारे लिए किया क्या है, तो वो बेचारा हाथ मल के रह न जाई क्या करी। मुझे लगता है कि स्वर्ग में नेहरू जी कहीं बैठे होंगे, और जब इन मतलब जो बकैती करने वाले तमाम प्रवक्ताओं के भाजपा की जब बात सुनते होंगे, हर चीज के लिए दोषी ठहराए जाते होंगे, तो ऊपर बैठ के वो हाथ मल के सोचते होंगे कि क्या इन्हीं के लिए हमने इतने दिन जेल में काटे, आजादी की लड़ाई लड़ी, क्या इन्हीं के लिए हमने इस देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाया। जब नेहरू जी को देश मिला था तो देश के पास क्या था, देश किन परिस्थितियों में खड़ा था, ठीक है, लेकिन उनपे कोई बातचीत नहीं। अच्छा ये बताइए, आप भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व सांसद परेश रावल नाम का, वो कल ट्वीट करता है कि प्रियंका गांधी ने अपनी दादी की नाक कटवा दी। आप बताइए कि परेश रावल जैसा फूहड़ इंसान अपने मतलब फिल्मों में विचित्र तरह के जितने फूहड़ से फूहड़ कैरेक्टर हो सकते हैं करने वाला, वो शख्स जो है इंदिरा गांधी जी के बारे में ये कहता है कि उनकी पोती ने उनकी नाक कटवा दी। अरे सर, मुनव्वर राणा साहब आपको कहते हैं कि बेअदब इंसान है ये, शायरी में बेअदबी नहीं चलती, और इमरान प्रतापगढ़ी बेअदब, शायरी में इसको अदब नहीं है, तो आप उनको कहते दावा किया कि हमने कब बहुत दावा किया कि मैं साहित्य बहुत बड़ा साहित्य परोस रहा हूं, मैं तो सरोकारों का शायर हूं, मैं तो आम जनता के मुद्दे उठा रहा हूं। मेरी कविता में आप बिल्कुल ये ना सोचें कि मैं मरने के बाद किताबों में पढ़ाया जाऊंगा, मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता। मुझे जीते जी आम जनता के मुद्दे उठाने हैं, मैं अवाम का शायर हूँ, मैं किताबों का शायर नहीं हूँ। कोई मुनव्वर राणा मुझसे नाराज हो या कोई नाराज हो, राहत इंदौरी भी नाराज हैं आपसे, वो भी कहते हैं कि भाई बेअदब है, मुझे अदब नहीं है। आजकल नाराज नहीं, आजकल तो बड़े खुश हैं, सब बड़े खुश हैं। आप फिर से बात करिएगा उनसे, सबको समझ में आ रहा है। सेटिंग कर ली क्या आपने? जो कहता था वो सही कहता था। भाई सेटिंग कर ली क्या आपने? नहीं, हर जगह सेटिंग ही काम नहीं देती है अतुल जी, हर जगह सेटिंग ही काम नहीं देती है। अच्छा, नहीं तो कैसे मनाया आपने? कौन सी गोली खिलाई? होम्योपैथी की गोली कौन सी खिलाई? हमने किसी को मनाया नहीं। आप जो कर रहे हैं, आप जिस तरह से सरोकारों से मुद्दों पर लड़ रहे हैं, एक दिन धीरे धीरे पुरानी पीढ़ी स्वीकार कर लेती है। मैं उन दोनों के बेटों की तरह हूँ, मैं उनके लिए राहत साहब के बेटे की तरह हूँ, मैं मुनव्वर साहब के बेटे की तरह हूँ। तो कभी कभी होता है ना कि पिता अपने बच्चे से उसके नए तरीके से किए जाने वाले कामों को देख करके, लीक से हटकर चलते हुए देख करके नाराज हो जाता है। फिर बाद में समझ में आता है कि नहीं का करी, बकैती कर रहे हैं ये का करी। बाद में उसे समझ में आता है कि नहीं ये सही था, ये बेटा जो है मेरा सही काम कर रहा था। तो अब वो सारे लोग खुश हैं। इमरान भाई मुझे बताइए, आपकी ज्यादा जो पक्की पहचान है इमरान प्रतापगढ़ी जी, वो शायर के तौर पे है या कांग्रेस के नेता के तौर पे? नहीं, मैं पहले शायर हूँ, बाद में नेता हूँ। तो अब मुशायरों में जाने का टाइम मिलता है, क्योंकि जब एक कांग्रेसी का ठप्पा लग जाता है तो जो सपाई, जो बसपाई, जो भाजपाई कम हो भले ही, जो आपको पहले शायरी के लिए मुशायरे में आमंत्रित करते रहे हो, अब होता कि यार कांग्रेसी है, छोड़ो यार, मंच पे सपाई लोगों को बुलाओ या ऐसे लोगों को बुलाओ जो न्यूट्रल हो गए। तो क्या आपका कुछ ये मुशायरों में जाना कम हुआ है क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो अतुल जी कि मुझे कांग्रेस इसलिए अच्छी लगती है कि कांग्रेस मुझ पर कभी दबाव नहीं डालती। मैं अपनी शायरी जिस तरह से चाहूं पढ़ सकता हूं, जिन मुद्दों को चाहूं उठा सकता हूं। कांग्रेस कभी मेरी आवाज नहीं पकड़ती है। अच्छा। कांग्रेस में इतना आंतरिक लोकतंत्र है। हाँ। मुझे खुशी है कि मुझे राहुल जी ने भी हमेशा ये बात कही और प्रियंका जी ने भी हमेशा ये बात कही कि अपने मुशायरे मत छोड़ा करो, अपनी शायरी को पहली वरीयता में रखो। तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरी बात ये कि मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूं, किसी पार्टी विशेष का विरोधी नहीं हूं, लेकिन हाँ, मैं अवाम के साथ खड़ा हूं और सत्ता का विरोधी जरूर हूं।
तो एक लेवल पर विपक्ष जो है वो अवाम के आगे मजबूर हो जाता है। आपको मुशायरे कराने हैं, जनता की भीड़ इकट्ठी करनी है आपको, तो जनता आपसे कहती है कि इमरान को बुलाइए। हाँ, मैं अगर उस मंच पे खड़ा हूं तो मैं वहां कांग्रेसी बन के नहीं खड़ा हूं, मैं इमरान प्रतापगढ़ी एक शायर बन के खड़ा हूं और मैं उसी तरह की शायरी लेकिन करता इमरान प्रतापगढ़ी के मुशायरों में आने के अपने अलग खतरे हैं सर। मैं द वायर उर्दू में पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि मुशायरों के शौकीन कहते हैं कि इमरान साहब जो है लाव लश्कर लेकर चलता है, उसकी एक टीम है जो हमेशा तैयार रहती है, लोगों के बीच जाती है। जब कोई मारूफ शायर कलाम पढ़ रहा होता है तब इमरान स्टेज पे चढ़ते हैं, उसके बाद इमरान की टीम के लोग हो हल्ला करते हैं, पोस्टर लिए रहते हैं, हंगामा करते हैं और इमरान वहां से विजेता बन के बाहर आते हैं, बाकी मारूफ शायर वो पीछे छूट जाते हैं। ये आपकी स्ट्रेटजी है? दरअसल ये आर्टिकल 2018 का है शायद। हाँ, मैंने भी पढ़ा था, किसी भाई साहब ने बड़ा कुंठित होकर ये आर्टिकल लिखा था। दरअसल क्या कुंठा भाई? नहीं, कुंठा है। हाँ। भाई देखिए, पत्रकार भी कई ऐसे हैं जो पहले शायर हैं बाद में पत्रकार हुए। अच्छा, तो अब उनको दिक्कत है, उन्हें लगता है कि कल का एक लड़का, देखिए जो आज इंडस्ट्री में नेपोटिज्म पे बड़ी बहस चल रही है, सुशांत जी की मौत के बाद बड़ी बहस चल रही है। मैं नेपोटिज्म मतलब हर जगह नेपोटिज्म है। मैं मुशायरे की दुनिया में आया तो मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मेरी 7 पीढ़ियां आप उठा के देखेंगे तो किसी को शायरी की ABCD भी नहीं आती शायद। मैं पहला व्यक्ति था जो घर में खराब हुआ, पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे, मुझे शायर बनना था। आप दिल के डॉक्टर बन गए भाई। अब हुआ गया अतुल भाई कि जितने शायरी के जो मठाधीश थे, मुशायरों के मंचों के जो मठाधीश थे, उनका अपना एक गणित है, उनका अपना एक ग्रुप है। आप उस ग्रुप में अगर शामिल नहीं है तो वो आपसे नाराज हैं। आप उनके साथ हम प्याला नहीं है तो वो आपसे नाराज हैं। अच्छा, आप उनके साथ सतही बहसों में शामिल नहीं है तो आप उनके मानक पे खरे नहीं उतर रहे हैं। अच्छा, मैं नहीं शामिल था, मुझे अपनी दुनिया बनानी थी, मुझे अपनी ऑडियंस पैदा करनी थी, तो सबको तकलीफ हुई। वो कहते हैं कि मैं लाल लश्कर लेके आता हूं। अगर मेरे मुशायरे में पहुंचने से पहले अगर 1000 आदमी गेट पे खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है और वो मेरे साथ मुशायरे में आ रहा है तो इसमें मेरा कसूर क्या? ये मेरा कसूर, ये लोकप्रियता के नुकसानात हैं जो मुझे भी उठाने पड़ते हैं और मैं उसे हंस के उठाता हूं। मैंने कहा ना, मुझे भी कोई सपोर्ट नहीं मिला मुशायरे में। आप मीडिया में आए तो आपको कौन सा सपोर्ट मिला, लेकिन आज जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो 150 जो आपका स्टाफ है आपका स्वागत तो करता है ना। तो अब उसको कोई ये कहते हैं कि आप लाल लश्कर लेकर के चल रहे हैं, तो ये तो मुझे लगता है गलत बात है। और ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। लोग मुझे प्यार बहुत करते हैं, मुशायरों में वो सब हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। तो कुछ लोगों को मेरे लिए बरसती हुई तालियों से, फूलों से, मालाओं से तकलीफ है, कुछ लोगों को पीछे जो हुजूम है उससे तकलीफ है। तो ये तकलीफ तो मुझे लगता है मुसलसल बनी रहेगी और मैं कोशिश करूंगा कि बनी रहे। इमरान भाई, आप एक राजनेता नहीं बन पाए, आज आपको अभी भी लोग इंटरटेनर के तौर पे लेते हैं कि वो कहते हैं ना कि दुनिया में बस केवल 3 चीजें फिल्में जो चलती हैं, जो मंच चलता है, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट खत्म हुआ, मुशायरा खत्म हुआ, लोग इमरान प्रतापगढ़ी को भूल गए, इसीलिए वोट नहीं मिले चुनाव में। देखिए, इस देश में राजनीति में रह करके नरेंद्र मोदी जी से बड़ा एंटरटेनर तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो मुझ पे ये आरोप लगना कि मैं इंटरटेनर हूं, महज इंटरटेनर हूं, ठीक है। मुझे राजनीति में आए मतलब मेरा ख्याल है गिने चुने अभी 1 साल हो रहे हैं। मैंने जिस दिन लोकसभा का मेरा टिकट अनाउंस हुआ था उस दिन मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी थी टिकट के साथ। तो 1 साल हुए हैं महज मुझे। अभी जब इस बुते कमसिन का कद 6-7 फुट का है तो मुमकिन है जवानी में कुतुब मीनार हो जाए। तो इंतजार करिए, 2-4 साल में शायद मैं साबित कर दूं कि नहीं मैं बेहतर राजनेता हूं। जिस दिन मुझे ये लगेगा कि नहीं मैं ये साबित नहीं कर पा रहा हूं, मैं कुछ उकता रहा हूं, उस दिन मेरी अपनी दुनिया है। मैं उस दुनिया में फिलहाल ठीक ठाक सुना जाता हूं, मुझे प्यार किया जाता है, तो मैं अपनी दुनिया में तो हूं ही थी। आप जो है ना, आप जो है बड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, हिंदी में कहते हैं आत्ममुग्धी होना। एक जनाब इसमें लिख रहे हैं कि जिन्हें था खुद के खुदा होने का गुमान, उन बुतों को हमने अक्सर टूटते हुए देखा है। आपके बारे में कह रहे हैं इतना गुमान भी, इतना गुरूर भी ठीक नहीं है। इसे आत्ममुग्धता नहीं कहते हैं। शकील का एक बहुत अच्छा शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा तरफ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं। तो राजनीति के चौखट पर खड़ा हुआ हर शख्स जो है वो पावर, पैसा, शोहरत, ताकत पाने के लिए ही नहीं आता। क्या पता उसके कुछ विजन हो, उसके कुछ ख्वाब हो, उसे शिक्षा में बहुत काम करना हो, जिसके लिए उसे राजनैतिक सपोर्ट की जरूरत हो, उसे अपनी कम्युनिटी को मुख्य धारा में लाने की लड़ाई लड़नी हो तो उसे राजनैतिक संरक्षण चाहिए। आप बार बार एक कम्युनिटी क्या करते हैं सर? कौम का गाना क्यों गाते हैं सर? कौम मतलब क्या? मुस्लिम समुदाय? पहली बात तो देखिए, इस देश में कौम शब्द के बड़े अलग अलग मतलब निकाले गए। कौम का मतलब जो होता है वो संपूर्णता के मायने में है।
अच्छा। कौम का मतलब देश की संपूर्ण आबादी। अच्छा। इस देश में शब्दों के बड़े खराब खराब माने, जिहाद शब्द का ऐसा मतलब बना दिया गया, तो जिहाद शब्द आता है तो लगता है जैसे बस चारों तरफ बंदूकें और गोलियां ही बरस रही हैं, जबकि जिहाद के मायने बहुत अलग हैं। मुझे लगता है इस देश के पत्रकारों को कुछ जो प्रचलित शब्द हैं मुसलमानों को लेकर के, उन पे बहुत विस्तार से मुझे लगता है थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। उसके बाद मुझे लगता है कि पूर्वाग्रह खत्म होगा। जो ये कह रहे हैं उनसे उन्हें समझाइए, कौम का मतलब सिर्फ मुसलमान नहीं है। कौम का मतलब मैं उस हर हाशिए पे बैठे हुए इंसान की बात कर रहा हूं जिसे मुख्य धारा में आने की जरूरत है। हाँ, ये सच है कि मैं जिस समुदाय में रहता हूं मुझे उसका दुख दर्द ज्यादा पता चलता है, जल्दी पता चलता है, तो मैं उसके मुद्दे ज्यादा प्रमुखता से उठा देता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूं। अच्छा, मैं नजीब के लिए नज्म पढ़ता हूं तो मैं रोहित के लिए भी नज्म पढ़ता हूं। उनके हिस्से में किले, मेरे हिस्से में छप्पर में आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। बापू का कातिल कौन है, राजीव का कातिल कौन है, इंदिरा को किसने कत्ल किया, इस पर संसद क्यों मौन है। नक्सली उधर हथियार उठा लश्कर के लश्कर आते हैं, अफसोस मगर आतंक के हर इल्जाम मेरे सर आते हैं। दर्द है इस देश में एजेंसियों ने, मीडिया ने जो एक मिथक गढ़ रखे हैं, वो दर्द तो है ही। जब 13-13 साल बाद, 14-14 साल बाद, कुछ एक मामलों में तो 17-18 साल बाद कोई एक इंसान बेगुनाह होकर के निकलता है, जो मुसलमान रहता है, जो आतंक के आरोप में जिसे पकड़ा गया था, सिर्फ मुसलमान रहता है। नहीं, मैक्सिमम जितने केसेज हैं, मैं उसमें मैक्सिमम मतलब 90.99 जो आप कह रहे थे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिस दिन वो पकड़ा गया था उस दिन फ्रंट पेज पर खबरें छपी थी। और जिस दिन वो 14 साल बाद बरी होता है बाइज्जत, अदालत ये कहती है कि तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले। गुरु कौन था? अफजल गुरु कौन था? याकूब मेमन कौन था? अफजल गुरु की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अफजल गुरु की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों करना पड़ेगा ना? हर घर से अफजल निकलेगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ये नामाकुल वक्त नामुराद गद्दार कौन थे? न ये मेरा लगाया हुआ नारा है और ना मैं इस नारे से इत्तेफाक आप बड़ा मुसलमानों का पक्ष ले रहे हो। ये आप साबित कर दीजिए, नहीं कौन थे? दीजिए कि जेएनयू में, नहीं आप बताइए कौन थे। आप तो मेरे भाई हैं। मैं नहीं कहा हिंदू हिंदू हिंदू, मैं इस नारे के साथ मैं इस नारे को जानता हूं। मैं क्यों, मुझसे आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछा? आप दिल्ली पुलिस से सवाल पूछिए ना कि जेएनयू में जिन्होंने नारे लगाए थे वो लोग कौन थे। आज तक इतने साल बीत जाने के बाद आज तक उन लोगों का पता क्यों नहीं लगा सकी दिल्ली पुलिस? नहीं लगा सकी ना। अरे सुप्रीम कोर्ट ने जिसको फांसी दी वो जो है आतंकी है कि नहीं है? बिल्कुल है। जब याकूब मेमन का जनाजा बंबई जाता है तो वहां पे 1.5 लाख लोग उस जनाजे में क्यों जाते हैं? मुस्लिम समुदाय के लोग। मुझे लगता है कि आप सवाल ही बिल्कुल ट्रैक से हट के पूछना शुरू कर देते हैं तुलमान। क्या जनाजे में शामिल होना किसी भी आरोपी, आतंकवादी, किसी भी केस में, इमरान भाई, उसके जनाजे में तो शामिल नहीं हो सकता? क्या इस देश का संविधान, क्या इस देश का सुप्रीम कोर्ट मना करता है कि उसके जनाजे में, अगर आप किसी के जनाजे में शामिल, आप मुझे बताइए कि जब किसी भी आरोपी को जेल प्रशासन अगर जेल में भी दफनाता है तो उसका भी धार्मिक रीति रिवाज से, वो जिस भी धर्म का मानने वाला है, उसको दफनाता है या नहीं, या उसकी चिता अंतिम संस्कार करता है या नहीं? करता है। तो फिर आप जेल प्रशासन से क्यों नहीं पूछते कि मारे गए ऐसे लोगों को क्यों दफनाते हो? ये सवाल आप मुसलमानों से ही क्यों पूछते हैं? क्या इस देश में ऐसे बहुत सारे केसेस, ऐसे बहुत सारे आरोपी नहीं हैं जो अलग अलग मजहबों के रहे हैं कि जिनको जो है जब उनका अंतिम संस्कार हुआ तो उसमें बहुत लोग शामिल हुए? इमरान भाई, एक सवाल पूछो बड़ी ईमानदारी से। ये सवाल ही गलत है। इमरान भाई, एक सवाल पूछना चाहता हूं मैं अपने बारे में पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, अभी भी कहता हूं कि मेरा नाम अतुल है। बचपन में रब्बानी मदरसे की टीम से खेला करता था, टोपी लगा लिया करता था तो लोग बताया था, मुझे याद है ना। और आज भी हमारे शाहिद मियां रब्बानी है, महमूद मियां रब्बानी है, वो हमको सुन रहे होंगे इंशाल्लाह, तो हमको देखेंगे कि हम किस तरह से उनका नाम ले रहे हैं और आज भी हम उनको अपने दिल में रखे हुए हैं, जीवन भर रखे रहेंगे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस तरीके से आज विकास दुबे नामक इस दरिंदे की मुखालफत हम लोग कर रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं, वैसे मौलाना साद या दूसरे लोगों की मुखालफत जो जुर्म में मुलव्विस हो, बहुतायत मुस्लिम समुदाय सामने आके क्यों नहीं करते सर? क्या इसकी जरूरत नहीं है? फिर आपका सवाल भटक गया।
मैं आपको दुरुस्त कर दूं। हाँ। विकास दुबे और मौलाना शाद दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। मौलाना शाद साहब पे एक आरोप लगा कि कोरोना उनकी वजह से फैला, ठीक है, वो जांच का विषय है। दिल्ली पुलिस ने आज तक न तो उन्हें अरेस्ट किया। क्यों ये सवाल, जब मौलाना शाद से संबंधित सवाल पैनलों पर बैठे हुए पैनलिस्टों से हमारे देश के पत्रकार पूछते थे, तो मुझे हैरत होती थी कि वो अजीत डोभाल जी से क्यों नहीं पूछते कि मौलाना शाद साहब कहां हैं, वो दिल्ली पुलिस से क्यों नहीं पूछते कि मौलाना शाद कहां हैं। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए, हमसे क्यों पूछा जाए। विकास दुबे या इस तरह का कोई भी आरोपी और मौलाना शाद, दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। अगर जमात के लोगों से कोरोना फैला और वो इतने बड़े अपराधी हो गए, तो पटना में अभी एक शादी में 110 लोगों को कोरोना हुआ दूल्हे की वजह से, क्या वो फिर आप उन्हें इतना दुर्दांत अपराधी उस परिवार को बोलेंगे? आप बताइए, नहीं बोलेंगे ना। परसों व्यापक मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मैं उसे व्यापक मंत्रिमंडल कहता हूं मध्य प्रदेश में। आप मुझे बताइए कि कहीं से भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हुआ है? यही गलती तो मरकज के भी लोगों ने करी ना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया। आप बताइए, विदेश से जो लोग आए थे वो कूद करके थोड़ी आए थे, छत से थोड़ी टपके थे। भारत की सरकार ने उन्हें वीजा दिया था, वो वीजा लेकर के आए थे। आपको लग रहा है कि वो गुनहगार हैं, आपने उन्हें जेल में रखा हुआ है? कौन सा मुसलमान सड़क पर उतर के एहतजाज कर रहा है कि आपने विदेश से आए हुए जमात के साथियों को जेल में क्यों रखा हुआ है? आप मुझे बताइए, कितने आरोप इस देश में अलग अलग जिलों में झूठे लगे। आप आरती लालचंदानी, आप कानपुर की विषय पे बातचीत कर रहे हैं। आरती लालचंदानी का वो वायरल वीडियो आपने सुना, जिसमें वो उससे एक पत्रकार कह रहा है कि जो है इंजेक्शन क्यों नहीं लगा दिया गया? आप बताइए, उसका वो ऑडियो कितना, वीडियो कितना खतरनाक है। वो एक समुदाय को सीधे सीधे सामूहिक हत्याकांड की बात चल रही है वहां पर, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जो छींक रहा है उस पर एनएसए लग रहा है। नवाबपुरा में, मुरादाबाद में किसी ने पत्थर फेंका, मारा पुलिस टीम पर, मेडिकल अफसर, मेडिकल जो टीम थी, पूरे देश ने भर्त्सना करी। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपके बैठ करके यहाँ भर्त्सना करी, उनके खिलाफ एनएसए सबके खिलाफ लग गया। किसी एक व्यक्ति ने विरोध किया हो तो बताइए। लेकिन आप मुझे बताइए कि डॉक्टर आरती लालचंदानी को सिर्फ ट्रांसफर किया गया, उसके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं कायम किया गया? डॉक्टर कफील जेल में होते हैं, डॉक्टर लालचंदानी को सिर्फ ट्रांसफर दिया जाता है। हम कह रहे हैं, जब बराबरी की बातें हों, जब बहुत सारे मुद्दों पे आप ये चाहते हैं कि हम उतर के सड़क पे उतना कड़ा विरोध क्यों नहीं जताते हैं? तो जब हमारे साथ अन्याय होता है तो उतना कड़ा विरोध तमाम बौद्धिक लोगों की तरफ से क्यों नहीं आता है? दर्द हमारे भी दिल में बहुत है। इमरान प्रतापगढ़ी, मेरा मूल सवाल यह है कि अगर इमरान प्रतापगढ़ी के ऊपर कोई जुल्म होता है सपोज, या कोई गलत तरीके से उनको कोई पुलिस वाला अपनी रंजिश निकालने के लिए फंसा देता है, तो अव्वल तो ये समझना बंद करिए कि वो पूरी मुसलमान कौम के ऊपर विरोध है या जुल्म है। वो इमरान प्रतापगढ़ी एक इंडिविजुअल व्यक्ति हैं। अतुल अग्रवाल के बारे में अगर कोई पुलिस वाला गलत काम करता है तो पूरी बनिया बिरादरी पे या हिंदू समुदाय पे हमला हो गया, ये मुझे लगता सही नहीं सोचना। बिल्कुल आपकी बात ये सही है, ये बात आपकी सही, ये अविश्वास की वजह से है। आप एक समुदाय विशेष के मन में अगर डर है, तो वो डर दूर करने की कोशिश जो है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, अशिक्षा है, नौकरियों में नहीं है, गायब हैं मुख्य धारा से, मुख्य धारा में लाने की कोशिश करें ना। हम तो यही बात कहते हैं। हम कौन सा बड़ी हिस्सेदारी मांग ले रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि डर खत्म करिए हमारे मन में जो बैठा है। ओवैसी क्या कर रहे हैं? इतने बड़े मुसलमानों के नेता हैं। आजम खान क्या कर रहे हैं? इतने बड़े मुसलमानों के नेता हैं। इनको मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन कौम की भलाई नहीं चाहिए इनको। मुझे लगता है ये सवाल आपको ओवैसी से पूछना चाहिए। ओवैसी क्या कर रहे हैं, ये सवाल आप उन्हीं से पूछें। देश का हर बड़ा चैनल प्राइम टाइम में बैठा करके उनसे कभी ये सवाल नहीं पूछता। उनसे तो जब भी सवाल पूछता है भाजपा के खिलाफ पूछता है, मोदी के खिलाफ पूछता है। तो कभी कभी मुझे लगता है कि ये लुका छिपी आखिर किसके इशारे पे चल रही है? आजम खान साहब ने क्या किया? आजम खान ने काम किया, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, सजा भुगत रहे हैं, जेल में हैं, और मुझे अफसोस है कि समाजवादी पार्टी उस तरह विरोध नहीं करे जिस तरह उसे करना चाहिए। आजम खान से राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, लेकिन मैं आपके चैनल पे बैठ के, मैं उनकी पार्टी का नहीं हूं, मेरे तमाम राजनीतिक नुकसानात उनसे जुड़े हैं। उसके बाद भी यहां बैठ के कह रहा हूं कि तंजीम फातिमा का क्या कसूर है, उनकी पत्नी का क्या कसूर है? वो बेचारी बीमार है, 70 वर्षीय हैं, सम्मानित सदस्य हैं सदन की, लेकिन उसके बाद भी, गिरने के बाद उनका कंधा टूट गया, उसके बाद भी आप मुझे बताइए कि सरकार कितना बदले की भावना से काम कर रही है। और मुझे अफसोस है कि उनका राजनीतिक दल भी उस तरह मुखर नहीं है जिस तरह उसे होना चाहिए। इसलिए प्रियंका गांधी जा रही है लखनऊ। मुझे तो खुशी होगी कि प्रियंका जी लखनऊ जल्दी से जल्दी बच जाए। आपने एक बार बयान दिया था कि प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ले तो अच्छा होगा, और मुझे खुशी है कि प्रियंका जी ने कमान संभाल लिया है। और प्रियंका जी ने
मतलब एक दिन मुझसे ये बात कही थी कि हमें उत्तर प्रदेश अपने हाथ में लेना है और हम लोग उत्तर प्रदेश में मेहनत करेंगे, जनता के मुद्दों पर बात करेंगे, जनता से जुड़ेंगे और हम उत्तर प्रदेश, उन्हें बंगले से निकाला गया है, ईश्वर करे, खुदा करे तो हम उत्तर प्रदेश का सिंहासन खाली करवाएंगे। अच्छा, आखिरी सवाल, एकदम आखिरी सवाल और बहुत व्यक्तिगत सवाल है। पत्नी कैसी होनी चाहिए? सानिया मिर्जा जैसी? देखिए, ये तो मुझे लगता है आपने कभी मेरा एक शेर सुना रहा होगा और उसकी बुनियाद पर आप ये सवाल पूछ रहे होंगे। पहना है, देखिए लोडेड है, जवाब दीजिए। नहीं भाई, किसी के लिए किसी को मतलब खेल जगत से जुड़ी हुई पत्नी चाहिए होगी, किसी को अभिनय जगत से जुड़ी हुई, आपने पत्रकारिता जगत चुना, अब मैं कौन सा चुनूंगा ये मुझे अभी पता नहीं है। नहीं तो फिर आपको सानिया मिर्जा बहस में भी ये बात आपसे कही थी कि सब आपकी तरह सौभाग्यशाली नहीं होते, नहीं सब आपकी तरह सौभाग्यशाली नहीं होते भाई। प्रेम मंजिलों तक पहुंच जाए, ये बहुत चंद खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ये नेमत मिलती है, तो आप सौभाग्यशाली। नहीं, मैं आपका एक कॉम्प्लीमेंट स्वीकार करता हूं, लेकिन सानिया मिर्जा अगर सर पे पल्लू रखेगी तो टेनिस कैसे खेलेगी सर? नहीं, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि टेनिस खेलते वक्त रख लें, हमने ये तो नहीं कहा है। देखिए, जब आप मंचों पे खड़े होते हैं तो बहुत सारी बातें हास परिहास की, सामने बैठी हुई जनता की, या तात्कालिक जो मुद्दे चल रहे होते हैं। मेरा एक शेर है वो सानिया मिर्जा के लिए बड़ा मजे का, जब उन्होंने शोएब मलिक से शादी करी थी तो मैंने ऐसे ही हास परिहास में कहा था कि कुछ ऐसा प्यार तुम हिंदुस्तान से करती, कोई ना पूछता शादी भी शान से करती, शोएब जैसे पड़ोसी का हाथ क्यों थामा, तो शादी करनी थी यूसुफ पठान से करती। मेरा एक सुझाव था, उन्होंने नहीं माना, वो अलग बात है, और हमने सुझाव भी उनको तब दिया जब उन्होंने शादी कर ली। तो मैंने शायद थोड़ी देर कर दी थी। अच्छा, ठीक, चलिए इंटरव्यू के आखिरी हिस्से में बहुत मजा आया आपसे बात करते हुए। 30 सेकंड्स आपके पास हैं, जो कहना चाहते हैं, जो हम नहीं पूछ पाए और आपको लगता है कि ये पूछा जाना चाहिए इस इंटरव्यू में, तो प्लीज आप वो बता सकते हैं। देखिए अतुल जी, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करूंगा कि आप पुलिस को राजनैतिक दबाव से अलग हट के काम करने दीजिए, और उत्तर प्रदेश पुलिस से मेरा अनुरोध है कि आप राजनीतिक हथियार बनने के बजाय आपका इकबाल कैसे बोलो। पुलिस पे लोग बहुत आश्रित हैं, लोगों के घर में मतलब आहट भी हो जाए जिससे आम आदमी डर जाए तो वो सीधे पुलिस को कॉल करता है। इस देश में पुलिस पर लोग बहुत आश्रित हैं, पुलिस पर बहुत भरोसा है, इसलिए पुलिस को इन दिनों जितनी घटनाएं घटी हैं, देवरिया की घटना अभी जिस तरह सामने आई, उसका वीडियो आया, एक दरोगा का जो असली वीडियो आया, एक घटना से पुलिस के 100 अच्छे कामों पे पानी फिर जाता है। पुलिस ने लॉकडाउन में अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, बड़ी मानवीयता दिखाई है, लेकिन एक घटना बहुत सारी चीजों पर पानी फिर देती है। तो मेरा पुलिस विभाग से, खासतौर से उत्तर प्रदेश का पुलिस विभाग बहुत बड़ा है, मेरा अनुरोध है कि आप पे जनता बहुत विश्वास करती है, आप दमन मत करिए, उत्पीड़न मत करिए, जो असली अपराधी है उसका उत्पीड़न करिए, उसको परेशान करिए, जनता आपके लिए ताली भी बजाएगी। फिलहाल आज मैं भी अभी 7 बजे मैंने भी प्लान कर रखा है कि मैं वो जो शहीद हैं उनके लिए मैं भी एक दिया जलाऊंगा, एक मोमबत्ती जलाऊंगा, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं पूरे प्रदेश से खास तौर से अपील करता हूं कि 8 जो पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनके लिए आज की शाम अपने घर से बाहर निकलिए, एक दिया जलाइए, एक मोमबत्ती जलाइए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करिए और उनके परिवारों का दर्द समझिए। धन्यवाद। इमरान प्रताप अली साहब, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से आपने बातचीत की। 1 घंटा हमारा कब बीत गया हमें पता नहीं चला। ज़ाहिरा तौर पे आज हम ज़्यादा हंसी मजाक या ज़्यादा गाना बजाना नहीं कर सकते, और आज हमारी जो भावनाएं हैं वो हमारे शहीद पुलिसकर्मियों के लिए हमारा दिल रो रहा है, हमारी आंखें नम हैं, और हम चाहते हैं कि 24 घंटे के भीतर दरिंदों को कुत्ते की माफिक चौराहे पर वैसे ही गोली मारी जाए जैसी दरिंदगी से उन्होंने हमारे वीर पुलिसकर्मियों का सीना छलनी किया है। वीडियो देखकर, खून से सनी वर्दियां देखकर दिल रोने को हो उठता है। परिवार के कुछ लोग भी पुलिस में हैं हमारे, तो उन वर्दियों में कई बार अपने अपनों का होने का एहसास होता है। इसलिए आज ये शब्द जो मैं मुखरित कर रहा हूँ मेरी भावनाएं हैं, इसे पत्रकारिता या इंसानियत के दायरे में ना देखा जाए। आप इसमें समझें कि एक भारतीय की भावनाएं हैं एक खूंखार आतंकी के प्रति, और मैं बार बार कहता हूं कि वो अपराधी नहीं है, वो आतंकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार इमरान भाई, जो कहूंगा सच कहूंगा। धन्यवाद।